हेलो एवरीवन। सी लैंग्वेज के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग अपने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग अपना 5th टॉपिक देखेंगे, दैट इज ऑपरेटर्स। अगर आपने मेरा सिलेबस का वीडियो नहीं देखा तो एक बार सिलेबस का वीडियो देख लो, उससे आपको पता लग जाएगा किस सीक्वेंस में मैं टॉपिक कवर अप कराऊंगा। ठीक है, तो उसी सिलेबस के वीडियो के अकॉर्डिंग, उसी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं आपको 4 टॉपिक्स कंप्लीट करा चुका हूँ। अब 5th टॉपिक देख रहे हैं, दैट इज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं भाई? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू मैनिपुलेट डेटा। डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, दीज आर नोन एज ऑपरेटर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिख रखा है z इज इक्वल टू x प्लस y, तो z x और y दीज आर नोन एज ऑपरेंड्स एंड इक्वल टू और प्लस दिस इज नोन एज ऑपरेटर्स। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। ऑपरेटर्स कुछ नहीं है भाई, सिंबल्स हैं जिससे हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। बहुत बेसिक से पॉइंट है, आपको समझ में आ रहा होगा। ऑपरेटर्स देखो, ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड्स, कितने ऑपरेंड्स है हमारे पास। ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, दैट इज यूनरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनरी नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऑपरेंड होगा। बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड होंगे। टर्नरी मतलब 3 ऑपरेंड्स होंगे। एक ऑपरेंड वाले जैसे x प्लस 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 x प्लस x माइनस x, है ना, नॉट x एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। बाइनरी जिसमें 2 ऑपरेंड्स होंगे, जैसे x प्लस वाई, x माइनस वाई, x नॉट इक्वल टू y, है ना, x डबल इक्वल टू y, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। ठीक है, और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर है सिर्फ एक, दैट इज क्वेश्चन मार्क कॉलन। ये भी हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। ठीक है, ओके जी, तो समझ में आ गया ना भाई। ऑपरेंड्स क्या है? ये z x और y, दीज आर ऑपरेंड्स। जिसपे ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, दीज आर नोन एज ऑपरेंड्स। ठीक है, आई थिंक बेसिक सा पॉइंट है, समझ में आ रहा होगा सबको। ठीक है जी, तो ऑपरेटर्स मैंने किसके हिसाब से बताया? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेंड्स। अच्छा, फिर होता है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, वो दिखाता हूं मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में। देखो, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन वो परफॉर्म करवा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास टोटल 10 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। पहला है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर, दूसरा है असाइनमेंट, तीसरा रिलेशनल, चौथा लॉजिकल, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ओके, शॉर्टकट, टर्नरी, टाइप कास्टिंग और साइज ऑफ। ठीक है, अच्छा, कुछ बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं, वो मैं आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा। वो जब आपने जैसे मेरा सिलेबस का वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था, बिल्कुल लास्ट में हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर्स भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये 10 ऑपरेटर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को यहाँ तक लॉजिकल ऑपरेटर्स तक कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद फिर बाकी इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड सो ऑन वो सब नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। ठीक है जी, तो पहला ऑपरेटर आज के लेक्चर के लिए क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या कहता है, देखो आराम से समझो फटाफट से, मैंने सब नोट्स बना रखे हैं ताकि हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए। अरिथमेटिक ऑपरेटर देखो भी 5 टाइप के हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, परसेंटेज। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो नॉर्मल है, जो आपको पता है, आपने अपने जो मैथमेटिक्स में चलता है बिल्कुल वही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, डिवाइड और परसेंटेज, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट ऑपरेटर, इसको हम परसेंटेज को बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर। रिमाइंडर या यू कैन से मॉडुलस, अलग अलग उसकी अलग अलग बातें हैं। मॉडुलस ऑपरेटर भी कहते हैं, कुछ रिमाइंडर भी कहते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, और ये है हमारे पास क्वोशिएंट, क्वोशिएंट निकालने के लिए काम आता है। ठीक है, ओके, रफली मैंने लिख दिया। ओके, तो जैसे इन टेक्स्ट लिखा x इज इक्वल टू 5/2, तो आंसर आपको लग रहा होगा कि 2.5 आएगा, बट नहीं, आंसर आएगा जी 2, क्योंकि क्वेश्चन निकाल के देता है ये। 5% 2, तो इसका क्या आएगा? 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आता है? 1 आता है, तो इसका आंसर क्या आएगा जी? 1। तो याद रखना भाई, परसेंटेज बोलो, मॉडुलस ऑपरेटर बोलो, रिमाइंडर ऑपरेटर बोलो, तो ये क्या निकाल के देता है? रिमाइंडर निकाल के देता है। और ये जो डिवाइड है, मतलब यू कैन से क्वोशिएंट ऑपरेटर है या स्लैश ऑपरेटर जो है, ये आपको क्वोशिएंट देता है। यू कैन से 5/2 आंसर विल बी 2 एंड नॉट 2.5, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है, तो वही बात है, इसके लिए एक्चुअली एक रूल होता है, मैं आपको अभी थोड़ी देर में वो भी क्लियर करूंगा। या चलो यही बता देता हूं, इंट बाय इंट इज ऑलवेज इंट, ये बात आपको हमेशा याद रखनी है भाई। इंटीजर बाय इंटीजर करोगे ना तो आंसर हमेशा इंटीजर आता है, सी में ये ध्यान रखना है आपको। तो 5 इज इंटीजर, 2 इज इंटीजर, तो 5/2 करोगे तो इंटीग्रल डिवीजन आएगी भाई, आंसर विल बी 2 हियर, 2.5 नहीं आएगा। ठीक है, बट वही बात है, अगर आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ले लिया तो 5.0 डिवाइडेड बाय 2 करने की कोशिश करी तो हमारे पास आंसर आएगा जी 2.5, है ना। क्योंकि ये जो 5.0 मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ये सब बाय डिफॉल्ट एवरी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर स्टेटेड एज डबल। ठीक है, और डबल और हम डिवाइड किसके साथ कर रहे हैं? इंटीजर के साथ कर रहे हैं। और मैंने आपको शायद प्रीवियस लेक्चर में समझाया भी था, सी हमारी एक्सपेंडिंग लैंग्वेज है। एक्सपेंडिंग मतलब प्रायोरिटी इज गिवन टू लार्जर डेटा टाइप, क्योंकि हमारे को एक्यूरेसी और रेंज में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, मेमोरी में इतना खास इंटरेस्ट नहीं है। मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा लग जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर ठीक आना चाहिए। तो उस चक्कर में डबल बाय इंटीजर करोगे तो आंसर डबल के फॉर्मेट में आएगा, तो आंसर 2.5 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। और वही बात है, अलग अलग एक्चुअली सिनेरियोज हैं, वो मैं आपके साथ डील करूंगा आगे चल के। जैसे अगर आपने ये वैल्यू 5.0 डिवाइडेड बाय 2 किसी इंटीजर में डाल दी तो आंसर तो 2 ही आएगा, 2.5 थोड़ी आएगा, है ना। तो क्योंकि वो तो इंटीजर ही रख पाएगा, फ्लोटिंग का नंबर तो नहीं रख पाएगा एंड सो ऑन। तो ठीक है, बहुत सारी बातें, वो सब चीजें मैं आपको टाइप कास्टिंग ऑपरेटर में क्लियर करूंगा, अभी ज्यादा बोलने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट में ये देखो, हमारे पास ये जो टाइप कास्टिंग ऑपरेटर है ना, ये देखो प्रीवियस स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ, 9th ऑपरेटर है हमारा टाइप कास्टिंग ऑपरेटर। यहाँ पे ये सारी बातें अच्छे से डिटेल में क्लियर कर दूंगा। अभी के लिए सब कुछ छोड़ो, बस इतना
इतना याद रखना, इंटीजर बाय इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, बस इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। इंट बाय इंट इज ऑलवेज इंट, तो 5/2 आंसर विल बी 2 एंड नॉट 2.5, बस इतना क्या याद रखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपल सा दिया है, आपको लगेगा कि तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी एंड सो ऑन, तो एक सिंपल सा रूल याद रख सकते हो आपको। देखो मैं ऐसे समझाता हूँ, 5/2 आंसर 2 आया है ना, और 5% 2 आंसर 1 आया, ठीक है। तो मैं इधर दिखाता हूँ आपको, देखो 5/2 करा आपने तो आंसर 2 आया है, और 5% 2 किया तो आंसर 1 आया है। इसको उल्टा कर दो अगर, तो 2/5 करोगे तो क्या आंसर आएगा भाई, इंटीग्रल डिवीजन, प्लीज प्लीज ध्यान रखना, 5 0 द 0 रिमाइंडर विल बी 2 ना, तो 5 0 द 0 मतलब आंसर विल बी 0 हियर, ठीक है। तो प्लीज ध्यान रखना, इंटीग्रल डिवीजन करनी है, क्वोशिएंट मिनिमम मतलब वही बात है, 1 तो आ नहीं सकेगा क्योंकि 5 1 द 5 होता, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो भाई, अगर मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता 2% 5 करते हैं हम लोग, तो क्या आंसर आता भाई, समझ पा रहे हो ना भाई, ये देखो 5 2 ऐसे डिवीजन करेंगे, सिंपल डिवीजन करके दिखाता हूँ, 5 0 द 0 रिमाइंडर इज 2, तो बिल्कुल वही कहानी आई है, तो 2% 5 करोगे तो आंसर कितना आएगा जी, 2 आएगा, ठीक है। और 2 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्वोशिएंट देख लो क्या है भाई, 0 है, इसलिए 0 आ गया एंड सो ऑन। आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। तो एक छोटा सा रूल बना सकते हैं कि अगर न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो उस केस में, डिवीजन के केस में आंसर हमारा 0 आएगा, या स्लैश ऑपरेटर में आंसर 0 आएगा। सिमिलरली न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो न्यूमरेटर चुपचाप से उठा करके लिख देना रिमाइंडर ऑपरेटर के केस में, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। चलो भाई ये नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आके फटाफट आंसर करते हैं इसका। तो 3234% मैंने क्या बोला था, 3239, तो न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो न्यूमरेटर ऐसे उठा के लिख देना, इसका आंसर क्या आएगा जी, 3234 डायरेक्टली, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। 3234 डिवाइडेड बाय 3239, न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, चुपचाप से आंसर 0 लिख देना, दैट्स इट, कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए। अच्छा जी आगे बढ़ो फटाफट। 5/2 ये आपको पता है, अभी मैंने बताया था 2 -5/2 दैट विल बी ऑब्वियसली -2, जो मैथमेटिक्स में चलता है बिल्कुल वही कहानी है, दोनों में से एक भी माइनस हुआ तो आंसर माइनस ही आएगा, और दोनों माइनस हो गए तो आंसर प्लस आ जाएगा, ये तो वही है नॉर्मल मैथमेटिक्स वाला। यहाँ पे ये तो आपको पता लग रहा है 1 आएगा, यहाँ पे ये तीनों में ना ये सब कंपाइलर डिपेंडेंट होती हैं, किसी में आंसर 1 आता है, किसी में -1 आता है एंड सो ऑन। अगर आप टर्बो सी कंपाइलर की बात करोगे तो उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ, न्यूमरेटर वाला कॉपी पेस्ट होता है, जो भी न्यूमरेटर का साइन होगा वो कॉपी पेस्ट होगा, तो यहाँ पे आंसर 1 आएगा, और यहाँ पे आंसर -1 आएगा, जो न्यूमरेटर का साइन है वो कॉपी पेस्ट होता है। ये मैं किसके हिसाब से बता रहा हूँ, टर्बो सी कंपाइलर के हिसाब से बता रहा हूँ, बट हर एक कंपाइलर में, मतलब ये सब चीजें कंपाइलर डिपेंडेंट है, और यू कैन से इंप्लीमेंटेशन डिपेंडेंट है, कंपाइलर में आपने एग्जैक्टली मॉडुलस ऑपरेटर इंप्लीमेंट कैसे किए, वो सब चीजें उस मतलब उस पर डिपेंड करेगा कि हमारे पास आंसर प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो इसका बेस्ट आंसर, अगर इस टाइप से क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं कभी गेट एग्जाम में, अगर आ गया तो आप किस पे टिक लगा के आओगे, कंपाइलर डिपेंडेंट। देखो भाई एक्चुअली ना आप खुद भी समझदार हो, गेट में 3 या 4 क्वेश्चन आने हैं सी लैंग्वेज के, ज्यादा से ज्यादा समझ लो, ठीक है। तो अब इतने सारे एरियाज हैं सी लैंग्वेज में, जरूरी है कि यहाँ पे वो फालतू के बकवास क्वेश्चन बना के देंगे प्रोफेसर, ये सब कचड़ा है, इस कचड़े में क्यों फंसेंगे भाई वो, है ना, क्यों फालतू में टाइम पास करेंगे। मैं ऐसा वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ, रियली सॉरी फॉर दैट, बट मेरे को यूज नहीं करना चाहिए था, मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि अलग अलग किताबों की अलग अलग बातें हैं, तो क्यों वो फालतू में जबरदस्ती का दिमाग खराब करेंगे, है ना। फिर आप वो कुछ आंसर बना के देंगे, फिर आप ग्रेवियंस में कुछ और दिखा दोगे, फिर वो कहेंगे नहीं ऐसा है नहीं वैसा है, तो क्यों फालतू में फंसना है, वो चक्कर डालेंगे नहीं। तो इसलिए इन टाइप के क्वेश्चन का बेस्ट आंसर होता है कंपाइलर डिपेंडेंट, है ना। जिसने भी, जिसको भी थोड़ी बहुत नॉलेज होगी वो ढंग से टिक लगा देगा, फिर ऑप्शंस में कुछ ना कुछ कमी कोई ना कोई निकाल के बैठ जाएगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसलिए बनते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इनको मारो गोली, ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, तो चुपचाप से आप सोच सकते हो कंपाइलर डिपेंडेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे गेट एग्जाम में, इस पे बेशक से काटा लगा दो, ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है कि आंसर क्या आएगा और क्या नहीं आएगा एंड सो ऑन, तो ये सब कंपाइलर डिपेंडेंट कहानी है, और इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में नहीं आएंगे, चाहे कितनी मर्जी कोशिश कर लो। प्रोफेसर इस पे क्यों घुसेंगे, आप खुद से मुझे बताओ, रिकर्शन इतना ब्यूटीफुल टॉपिक है, उस पे लगभग हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं उस पे कि कहने की क्या मतलब, क्या बात करूं मैं, इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा तो समझ में आएगा, है ना। और भी बहुत एरियाज ऐसी में, जरूरी है इसमें फालतू में दिमाग खराब करेंगे, कोई नहीं करता इसमें दिमाग खराब, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना बिल्कुल भी इनकी, ठीक है जी। अच्छा चलो आगे आ जाओ भाई, रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मैंने आपको पहला रूल बता ही दिया था, क्या बताया था भाई, इंट बाय इंट इज ऑलवेज इंट, ठीक है, लाइक 5/2 is 2 एंड नॉट 2.5, ये आप समझ चुके हो। अच्छा दूसरा आपको ये रूल याद रखना है, आप मेरे को जरा ये समझाओ, मैंने आपको ये तो बता दिया कि 5% 2 is 1, तो अगर मैंने बोल दिया 5.0% 2 या 5.2% 2, ये क्या आंसर आएगा भाई, ध्यान रखना है सिंटेक्स एरर है, सी लैंग्वेज में नहीं चलता, ठीक है। सी लैंग्वेज में मॉडुलस ऑपरेटर के साथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नहीं चलते, प्लीज ध्यान रखना।
ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स पे चलता है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो देखो मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि मॉडुलस ऑपरेटर कांट बी यूज्ड विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, तो 5.2% टू दैट विल बी एन एरर मैसेज। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना ये मॉडुलस ऑपरेटर कैन नॉट बी यूज्ड विद फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है जी। अच्छा, अगला रूल देखो, देखो नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है, रादर एक स्लाइड मैंने खाली छोड़ रखी है, यहाँ समझाता हूँ मैं आपको। देखो भाई, अगर मैं आपको बोल दूं 2+3 मल्टीप्लाइड बाय 5, क्या आंसर आएगा इसका, है ना? तो फिर वही बात है, ये और मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो आप फटाफट बता दोगे कि 17 आएगा, 5 इंटू 3 प्लस 2 17। बट वही बात है, ऐसे भी तो हो सकता था, 2+3 5 इंटू 5 25 भी तो आंसर आ सकता था। ठीक है, तो ये तो खैर मैथमेटिक्स में है, आपको पता है, आपको कोई टेंशन नहीं आ रही, लेकिन किसी किसी जगह पे टेंशन आएगी भी सही। तो मेन बात क्या है कि अगर एक एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा ऑपरेटर प्रेजेंट है तो कौन सा पहले सॉल्व होगा? ये आंसर कहां से समझ में आता है? ये आंसर समझ में आता है जी प्रेसिडेंस रूल से। प्रेसिडेंस रूल क्या कहता है कि अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर एक ही एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है तो कौन सा पहले सोल्व होगा, कौन सा बाद में सोल्व होगा, दैट इज गिवन बाय प्रेसिडेंस रूल। तो यहाँ पे हमारे को पता है कि मल्टीप्लीकेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है प्लस से, तो इसीलिए 2+3*5 आप करोगे तो क्या आंसर निकालोगे जी? 2+15, तो आंसर विल बी 17, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 पहले हुआ है। इतना समझ आ गया? तो दिस इज नोन एज प्रेसिडेंस रूल। फटाफट से पढ़ो, समझ में आ जाएगा। देखो भाई, हमने लिखा हुआ है, ये देखो, इफ मोर देन वन ऑपरेटर इज प्रेजेंट इन एन एक्सप्रेशन देन व्हिच विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस रूल। तो 2+3 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो आप समझ चुके हो भाई, आंसर 17 आया है। ठीक है जी, तो प्लीज ध्यान रखना है आपको, ये रूल है मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज, इन तीनों की प्रेसिडेंस सेम है और प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है। तो कैसे चलता है, मतलब इनकी प्रेसिडेंस ज्यादा है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज की प्रेसिडेंस ज्यादा है, प्लस माइनस है, तो इसलिए मैंने ऐसे एरो करके लिख दिया है। ठीक है, तो इनकी प्रेजेंस ज्यादा है, इनकी प्रेजेंस कम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। आई थिंक आप समझ गए होंगे। ठीक है, और तीनों की सेम है और इन दोनों की सेम है, और इनकी ज्यादा है इनसे। आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है जी। अच्छा, अब देखो, अब एक और ब्यूटीफुल सवाल दिमाग में पैदा होगा, जब प्रेसिडेंस सेम है तो फिर क्या करें? जैसे सपोज कर लो 2-3-5, इसका क्या आंसर आएगा भाई? है ना? तो आप बोलोगे मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो ये स्टेटमेंट एम्बिगुअस है, क्योंकि हमारे को पता है भाई 2-3-5 है, तो ऐसे सॉल्व करना है या ऐसे सॉल्व करना है, दोनों आंसर अलग अलग आते हैं, है ना? लेकिन सी में ऐसा कुछ नहीं है भाई, सी में एम्बिगुअस नहीं है, हमेशा सी में इस टाइप से चलेगी, ऐसे। ठीक है, तो क्यों चलती है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो मेन बात क्या है भाई, अब देखो इस एक्सप्रेशन की क्या खास बात है, इस एक्सप्रेशन में एक ही प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक से ज्यादा बारी आगे हैं। तो अगर सेम प्रेसिडेंस के ऑपरेटर एक से ज्यादा बारी आ जाते हैं किसी एक्सप्रेशन में, तो कौन सा पहले सोल्व होगा, कौन सा बाद में सोल्व होगा, दैट इज गिवन बाय एसोसिएटिविटी रूल। तो नेक्स्ट रूल है हमारे पास एसोसिएटिविटी रूल। बात समझ में आई? ये गंदा गंदा लिखा है मैंने, ये देखो पीछे सारा साफ 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 पूरा लिखा हुआ है, तो प्लीज मैं अभी टाइम दे दूंगा, आराम से आप नोट डाउन कर लेना। तो मेन बात क्या है, अगर एक से ज्यादा ऑपरेटर सेम प्रेसिडेंस के प्रेजेंट है एक ही एक्सप्रेशन में, तो कौन सा पहले सोल्व होगा, कौन सा बाद में सोल्व होगा, दैट इज गिवन बाय एसोसिएटिविटी रूल। बात समझ में आई? तो देखो ये दो है ना भाई, तो ये पहले ये वाला सॉल्व करूं या पहले ये वाला सॉल्व करूं, ये हमारे को नहीं पता लग रहा, तो ये एसोसिएटिविटी रूल बताएगा। और याद रखना है आपको, एसोसिएटिविटी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की, प्लीज ध्यान रखना, वर्डिंग याद रखना भाई, अर्थमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है सी लैंग्वेज में। लेफ्ट टू राइट का मतलब इस तरह से चलना है, मतलब 2-3 पहले होगा और बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें से हम -5 करेंगे। बात समझाई? तो अर्थमेटिक ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी कैसे है भाई? लेफ्ट टू राइट है। ठीक है जी, तो आंसर अब आप चेक कर सकते हो, 2-3 -5, तो 2-3 विल बी -1 -5, तो आंसर विल बी -6 है। ठीक है, बट अगर वही बात है, अगर हम पहले इसको सॉल्व करते तो फिर आंसर क्या आता है भाई? 3 - 5 विल बी व्हाट? 3 - 5 विल बी -2, तो आंसर विल बी 4 हियर। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 4 और -6 अलग अलग आंसर्स है ना? तो ये बात है, इसलिए डिपेंड कर रहा था कि हम कौन से वाले माइनस को पहले सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती, अगर मैं बोलता राइट टू लेफ्ट होती, तो फिर इस तरह से हम लोग सॉल्व करते, पहले ये आता। समझ पा रहे हो ना भाई? देखो सीधी सी बात है, इसमें मेरे ख्याल से क्या मैं बोलूं, जैसे 2-3 - 5, अगर राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी होती तो हम पहले जो राइट में पहले होता उसको हम पहले सॉल्व करते, तो मतलब हम इसको ऐसे इवेलुएट करते लाइक दिस। ठीक है, बट लेफ्ट टू राइट है तो आप समझ चुके हो भाई, लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट टू राइट कहने का मतलब क्या हुआ, जो पहले पहले आया वो पहले सॉल्व होगा, बस सिंपल बात याद रखना, जो पहले आया वो पहले सॉल्व होगा, दैट इज लेफ्ट टू राइट मीनिंग। और राइट टू लेफ्ट का मतलब जो बाद में आएगा वो पहले सॉल्व होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको। ठीक है, तो इसको छोटा सा अगर आपने नोट डाउन करना तो कर लो भी, मैंने तो रफली लिखा है बहुत ज्यादा, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप नोट डाउन कर सकते हो, यहाँ तक कर लो और ये भी कर लो। ठीक है, चलो आओ अब वापस फटाफट से, अब हम पढ़ लेते हैं फटाफट। तो एसोसिएटिविटी देखो क्या कह रहा है, ये देखो मैंने ढंग से लिखा हुआ है कि इफ मोर देन वन ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस इज प्रेजेंट इन एक्सप्रेशन, सेम प्रेसिडेंस वाले प्रेजेंट है तो क्या करेंगे इन एन एक्सप्रेशन, देन व्हिच विल बी सॉल्व्ड फर्स्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस रूल। जैसे 2-5 - 4। ठीक है, तो यही आई थिंक मैंने एग्जांपल लिया था क्या? हाँ, तो थोड़ा सा अलग ले लिया, कोई बात नहीं, है ना? तो नंबर वंबर तो आप जानते हो। हाँ जी, तो इसका क्या आंसर आएगा अभी? 2 - 5
-4 है ना, एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ना, तो 2 - 5 - 4, तो 2 - 5 इज -3, -3 -4, तो आंसर विल बी -7। ठीक है, आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। तो आप देखो मैंने लिखा भी हुआ ढंग से, फॉर अरिथमेटिक ऑपरेटर एसोसिएटिविटी इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट हम लोग चलते हैं। ठीक है जी, अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। इफ इंटीजर टेक 2 बाइट्स, मैंने पहले आपको समझा दिया कि इंटीजर 2 बाइट लेता है, तो int x इज इक्वल टू 300 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइड बाय 300, आंसर क्या आएगा? आपको लग रहा होगा कि आंसर 300 आएगा, बट एक्चुअली आंसर 300 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट होती है, तो पहले ये 300 मल्टीप्लाई बाय 300 पहले सॉल्व होगा और उसके बाद डिवीजन होगा। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 300 90000, 90000 का मतलब क्या हुआ? 32767 रेंज बताई थी ना मैंने इंटीजर्स की, 32767 से ऊपर चला गया, और ऊपर चला गया तो फिर वही बात है, गार्बेज वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर याद रखना, कुछ गार्बेज आएगा। वो क्या आएगा वो आप अपने कैलकुलेट कर सकते हैं, और इतना खैर घुसने की जरूरत नहीं है, मारो गोली, आप जानते हो इतना। तो मैंने थोड़ा सा सर्कल से समझाया था आपको प्रीवियस क्लास में कि 32767 से एक नंबर बड़ा रखा, 32768 रखा, तो -32768 हो जाता है, एंड सो ऑन। तो वो सर्कल की तरह है भाई, आप थोड़ा सा कैलकुलेशंस करके आप अपने आप निकाल सकते हो जो भी वैल्यू आनी होगी। रियली रिक्वायर्ड नहीं होता तो मैं आपको जरूर और डिटेल में जाता समझाता, एंड सो ऑन, मारो गोली, इन सब चीजों को नहीं आनी। बट थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दे दिया। आपको लग रहा होगा कि आंसर 300 आएगा, बट आंसर 300 नहीं आने वाला। क्यों नहीं आने वाला 300? क्योंकि यहाँ पे इंटीजर 2 बाइट लेता है और सब कुछ हम बाय डिफॉल्ट इंटीजर मान के चलते हैं, तो ये भी सब इंटीजर कांस्टेंट्स हो गए ना, तो यहाँ पे इंटीजर ही आएगा। तो 300 300 90000, 90000 इज नॉट इंटीजर। मतलब इंटीजर क्यों नहीं है ये? एक्चुअली तो इंटीजर है, लेकिन ये यू कैन से जो 90000 आया है हमारे पास, वो इंटीजर की रेंज से बाहर हो गया। तो इंटीजर की रेंज से बाहर हो गया, और ये दोनों इंटीजर्स थे, तो आंसर तो इंटीजर में ही आना चाहिए था ना। तो फिर रेंज से बाहर होगा तो फिर वही बात है, घर में जाएगा। आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो आंसर 300 नहीं आएगा, भी ध्यान रखना। हाँ, अगर इंटीजर 4 बाइट ले रहा होता तो फिर आंसर 300 जरूर आ जाता, क्योंकि 90000 हमारे पास 4 बाइट की रेंज में आ जाता था। 4 बाइट तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है नंबर, है ना, 2 पावर 31 हो जाता था। याद आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलो, ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लोरिंग सी में गिवन थे, तो इसलिए मैंने छोटे छोटे से आपसे डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो आंसर, और वही बात है, इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, इस पे ज्यादा क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हो, जब मैं आपको बता रहा हूँ रिकर्शन एंड सो इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल का स्टोरेज क्लासेस है, रिकर्शन है ना, पॉइंटर्स है, इतने ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टॉपिक्स है सी में, और 2 या 3 या 4 मैक्सिमम क्वेश्चन आने हैं सी लैंग्वेज के। तो प्रोफेसर क्यों इस फालतू के बकवास क्वेश्चंस में घुसेंगे, जब वहां इतने ब्यूटीफुल क्वेश्चंस बन सकते हैं। लॉजिकल है ना पेपर भाई, तो लॉजिकल इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो यहाँ क्यों फंसेंगे वो, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है, मारो गोली इसको, बस थोड़ा थोड़ा मैंने आइडिया दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा, बट मेन बात है 300 नहीं आ रहा। ठीक है, आगे बढ़ो भाई। इसका क्या आंसर आएगा? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, हाँ, यहाँ पे कोई हमारे एम्बिग्यूटी नहीं है, तो आप बताओ जरा मेरे को क्या आंसर आएगा। 3/3/3/3 है ना, तो ये देखो मैं इधर लिखता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आपको ठीक लगेगा, अच्छा लगेगा। देखो भाई, अगर आपने लिखा 3/3/3/3, मैथमेटिक्स होती तो आप ऐसे बोलते 3/3/3/3, तो ये ऐसे, ये ऐसे, तो 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3, है ना, तो आपके पास आंसर आ जाता 1, है ना। बट एक्चुअली यहाँ पे ऐसा नहीं होना भाई, ये मैथमेटिक्स नहीं है भाई, दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, प्लीज ऐसे मत कर देना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो वही बात है, मैंने अभी आपको क्या सिखाया है, एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के केस में एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पहले क्या होगा भाई, ये सॉल्व होगा, तो 3/3 आप पहले करोगे, है ना। लेट मी यूज डिफरेंट कलर, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको देखने में। ठीक है, तो ये देखो भाई, पहले से ये सॉल्व होगा 3/3 करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई 1। तो अब आपने क्या बोल रखा है, 1/3/3, फिर आप सॉल्व करोगे तो फिर क्या सॉल्व होगा, पहले ये वही एसोसिएटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 1/3 क्या आएगा भाई 0, 0 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो फिर वही बात, फिर क्या आंसर आना है भाई, आप समझ पा रहे होगे, 0/3 विल बी ऑब्वियसली 0। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, x की वैल्यू क्या आएगी 0। दिस इज गुड क्वेश्चन, ये आ सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। हाँ जी, तो आंसर विल बी 0। अच्छा जी, इसको सॉल्व करो, वही बात है, एसोसिएटिविटी मैंने प्रेसिडेंस बता दी है, एसोसिएटिविटी बता दी है, तो सॉल्व करो भाई, इसको लेफ्ट राइट स्कैन करना और देखते जाना, और उस हिसाब से सॉल्व करते चले जाना, है ना। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको मैं समझाता हूँ आपको। देखो भाई, 3 स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा भाई, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है, प्लस है, माइनस है, सब कुछ घुसा हुआ है, तो फिर वही बात है, पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वो सब होंगी, क्योंकि मैंने आपको समझाया मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और परसेंटेज इन तीनों की पावर सेम है, और एसोसिएटिविटी प्रेसिडेंस सेम है, और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है। सिंपली प्लस माइनस, क्योंकि है तो अर्थमेटिक है ना, तो एसोसिएटिविटी लेफ्ट राइट चलनी है। प्लस माइनस की प्रेसिडेंस सेम है और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो बस उस हिसाब से चलो, फटाफट से सॉल्व करो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पहले होगा, तो क्या आंसर आएगा जी 12। 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। आप देखो भी आगे फटाफट से, 3 प्लस 12, 12 इधर 36, 36 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। ठीक है जी, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। हाँ जी, 3 प्लस 36 डिवाइडेड बाय 6, आंसर विल बी व्हाट 6, 6 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2। इस टाइप के क्वेश्चन आए गेट एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखना, तारे बना लेना इस पे, ये इंपॉर्टेंट है, आ जाते हैं गेट एग्जाम में। हाँ जी, तो फिर 3 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 4 क्या आंसर करोगे,
2 पॉइंट समथिंग, नहीं भाई नहीं, सॉरी 1 पॉइंट समथिंग लगेगा आपको, 4 बंदा 4 और फिर 1.5 कुछ ऐसे नहीं, प्लीज इंटीजर बाय इंटीजर इज ऑलवेज इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा भाई 1। तो 6 डिवाइडेड बाय 4 विल बी 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 2, तो 3 प्लस, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 3 माइनस 2, तो फिर वही बात 3 प्लस 3 पहले करना, 6 माइनस 2, ठीक है जी, तो आंसर क्या आएगा भाई 6 माइनस 2 इज 4, 4 इज द आंसर, ठीक है। इस स्टाइल से करना भाई, स्टेप बाय स्टेप चीजें आपके दिमाग में घुस जाएंगी, नहीं तो भूल भाल जाओगे आप कल को, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या सोल्व किया है, लेट मी यूज डिफरेंट कलर, तो सबसे पहले मैंने 4 मल्टीप्लाई बाय 3 किया है, क्यों, क्योंकि एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट चलती, मतलब प्रेसिडेंस तो हमारे को पता है मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज की सेम है, प्लस और माइनस की सेम है, प्लस और माइनस की कम है, और मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज की प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो पहले मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज पे ध्यान लगाना। हाँ जी, तो सबसे पहला जो भी नजर आएगा वो पहले सॉल्व होगा, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है, जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हमारे को मल्टीप्लाई नजर आया है ना, प्लस है तो उसको तो मारो गोली, क्योंकि प्लस हम तो बाद में करेंगे, तो पहले मल्टीप्लाई, क्योंकि प्लस की प्रेजेंस कम है मल्टीप्लिकेशन से, तो पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, है ना। और वही बात है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दो ही थे, तो जो भी पहले मल्टीप्लाई या जो भी पहले डिवाइड नजर आएगा उसको पहले सॉल्व कर दो, तो पहला ये मेरे को नजर आया, मैंने इसको पहले सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो 12 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 12 इंटू 3 36, तो ये 36 इधर करा है, फिर 36 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आंसर 6 करा है, फिर 6 डिवाइडेड बाय 4, आंसर यहाँ 1 किया है, तो फिर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर यहाँ 3 किया है, फिर उसके बाद फिर 3 प्लस 3 6 करा है, तो 6 माइनस 2 आंसर 4। आई थिंक समझ में आ गया होगा, टाइम वेस्ट नहीं करते हम यहाँ पे, आगे बढ़ो फटाफट। ये क्वेश्चन देखो, वही बात है, ब्रैकेट लगा दोगे तो आपको पता है भाई, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो इतना सब जानते हो। हाँ, तो करो भाई फटाफट, इसका आंसर क्या निकालोगे, 13 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 mod 5 प्लस 1, तो क्या आंसर आएगा अभी, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी ना, पूरी पूरी ब्रैकेट को सॉल्व करो पहले, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले फिर ये होगा, क्योंकि यही पहले आया तो वो पहले, जो पहले आया वो पहले सॉल्व होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड की प्रेजेंस सेम है, तो जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होगा। तो 4 3 12, प्लीज ये मत बोल देना 3 पॉइंट समथिंग, नहीं नहीं नहीं, इंडिपेंडेंट इज ऑलवेज इट, 3 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 mod 5 प्लस 1, तो 3 3 9 9 mod 5 प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा भाई, रिमाइंडर 5 1 5, रिमाइंडर इज 4 4 प्लस 1, आंसर विल बी 5, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों पे, ठीक है जी, कर लेना इन सबको नोट डाउन, ओके जी। तो यहाँ पे हमारा इंटीजर ऑपरेटर कंप्लीट हो गया है, तो मैं एक बार आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ सारा, है ना, फटाफट से आप नोट डाउन कर लोगे, एक स्क्रीन पे आएगा तो अच्छा लगेगा आपको। लो जी, अरिथमेटिक ऑपरेटर स्टार्ट करो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो बेसिक से, ठीक है, यहाँ तक कर लिया है, चलो आगे बढ़ाओ फटाफट, प्रेसिडेंस रूल से शुरू हो जाओ, और यहाँ तक कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 तक कर लो नोट डाउन, ठीक है जी। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 से आगे ये 3 और 4 ये सब नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब हम लोग, नेक्स्ट है जी हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर देखो बहुत सिंपल है, ये देखो मैंने सारे नोट्स बना रखे हैं, फटाफट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, डिनोटेड बाय इक्वल टू, ठीक है, इतना तो सबको पता है, इंटीजर x x इज इक्वल टू 5, तो ये मैथमेटिक्स में बोलते हैं x इज इक्वल टू 5, मैं यहाँ सी में क्या बोलना था, 5 इज असाइन्ड टू x, लाइक दिस, 5 इज असाइन्ड टू x, ठीक है, ऐसे बोलना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक कंटेनर है x, एक कंटेनर है, वेरिएबल इज अ कंटेनर ना, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, रादर वेरिएबल एंड कांस्टेंट का टॉपिक देखो मैंने एक्सप्लेन किया था, तो ये कंटेनर है, इसके अंदर मैंने 5 उठा के डाल दिया, तो यही हुआ 5 इज असाइन्ड टू x। अच्छा जी, अब यहाँ बताना जरा, ये चीज चलेगी क्या, x इज असाइन्ड टू 5, महा बकवास बात है, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को कंटेनर थोड़ी जिसके अंदर वैल्यू चली जाएगी, नॉट अलाउड, तो ये आंसर गलत है, प्लीज ध्यान रखना भाई, दिस इज सिंटैक्स एरर, ठीक है, दिस इज सिंटैक्स एरर, ठीक है जी। अगला देखो भाई, आगे मैंने लिखा है int x इज इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू z, z इज इक्वल टू x प्लस y, ये बात बिल्कुल ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, x और y दोनों ऐड होंगे, और ऐड होकर के जो भी आंसर आएगा ना, वो आंसर हमारा z में असाइन हो जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम होती है, बहुत कम प्रेसिडेंस है इसकी, तो मतलब ये जो हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे वो पहले सॉल्व होते हैं, उसके बाद असाइनमेंट होती है, तो इसलिए मैंने x प्लस वाई पहले किया है, तो 5 और 2 7 7 उठा करके मैंने z में डाल दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, z विल बी 7, ठीक है। अच्छा जी, और अगर मैंने ये करा तो फिर आपको क्या लग रहा है, z x में जाएगा, y में जाएगा, क्या होगा, आपको लग रहा होगा कि या तो z इसमें चला जाएगा या इसमें चला जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये महाबकवास बात है, अभी ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। प्लीज ध्यान रखना, आपको एक रूल याद रखना है, असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, ये देखो ये LHS हो गया और ये RHS हो गया, RHS में जो घुसाना घुसाओ, LHS में सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल आना चाहिए भाई, वेरिएबल से फालतू कुछ नहीं आ सकता, इसलिए देखो मैंने ढंग से लिखा भी हुआ है कि सिंगल वेरिएबल इज अलाउड इन LHS ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, तो यहाँ पे दो दो ये चीज कहां से घुसा दी, ये सब नॉट अलाउड, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चल गया था, क्योंकि z इज इक्वल टू x प्लस वाई मैंने लिखा था, तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में एक सिंगल वेरिएबल है, दिस इज अलाउड, ठीक है। ऊपर चेक कर लो फटाफट, देखो यहाँ पे एक कांस्टेंट कहां से घुसा दिया, सिंगल वेरिएबल इज अलाउड इन LHS, यहाँ पे देखो सिंगल वेरिएबल था, चल गया,
आई थिंक समझ गए होगे आप लोग मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो एलएचएस ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर ओनली सिंगल वेरिएबल इज अलाउड। अच्छा जी, उसके बाद आता है जी कैस्केडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। कैस्केडिंग एक जनरल वर्ड है, हम मल्टीपल टाइम्स जैसे ऑपरेटर लगा देते हैं ना एक एक्सप्रेशन में, तो हम उसको कैस्केडिंग कह देते हैं। रफली मैं बोल रहा हूँ, कुछ नहीं। जैसे ये देखो, आप समझो इंटीजर एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल थे, तो एक्स इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 2। ये लिखना टाइम पास है, इसकी वजह सीधा क्या लिख सकते हो, एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 2। दैट इज नोन एज कैस्केडिंग, है ना। एक आप जैसे देखो, ये अगर मैं ऐसे लिखूं तो, है ना, तो ये क्या होगा, कैस्केडिंग ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर। अगला रिलेशनल ऑपरेटर मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन। तो वही बात है, समझ गए आप। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है सीढ़ी बनाना, सीढ़ी, लैडर, लैडर जो होती है दैट इज नोन एज कैस्केड, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज है, तो हमने सीढ़ी बना दी, लगातार हम लिखते चले जा रहे हैं, दैट इज कैस्केडिंग, ठीक है जी। तो अब यहीं से आपको एक बात समझ में आ रही होगी, ये एक्चुअली चल कैसे रहा है, समझ पा रहे हो। एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इज इक्वल टू लिखा, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, सबसे पहले 2 असाइन हुआ जी जेड में, फिर z की जो वैल्यू 2 आई वो असाइन हुई है जी y में, फिर y की वैल्यू जो 2 आई वो असाइन हुई है जी x में। तो सबसे पहले कौन सा सॉल्व हुआ है, ये, उसके बाद कौन सा सॉल्व हुआ है, ये, उसके बाद कौन सा सॉल्व हुआ है, ये। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी एसोसिएटिविटी कैसे है भाई, राइट टू लेफ्ट। बात समझ में आ गई। अरिथमेटिक ऑपरेटर के केस में मैंने एसोसिएटिविटी कैसे बताई थी, लेफ्ट टू राइट, है ना, लेफ्ट टू राइट हम लोग चले थे। बट असाइनमेंट ऑपरेटर के केस में राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं हम लोग, प्लीज ध्यान रखना। तो इसलिए देखो मैंने लिखा भी एसोसिएटिविटी ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। आई थिंक क्लियर हो गया सबको मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, आई थिंक सबको आता होगा, बट चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। दो वेरिएबल को स्वैप करना है आपको, एक्स वाई, एक्स 5 है, वाई 2 है, और हमारे पास एक जेड वेरिएबल मैंने पहले से ले रखा है। तो एक्स और वाई को स्वैप करना है विद द हेल्प ऑफ थर्ड वेरिएबल। देखो पहली बात तो ये समझ लो भी बहुत बेसिक सा पॉइंट है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद किसी को ना भी आता हो। एक्स इज इक्वल टू वाई अगर आपने लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, वाई की वैल्यू जो भी होगी वो एक्स में चली जाएगी, मतलब ओवरराइट हो जाएगी। देखो एक्स में 5 था, y में हमारे पास 2 था, तो अगर आपने x इज इक्वल टू वाई लिख दिया तो मतलब y इज असाइन टू x ना, तो y थोड़ी होगा असाइन, y की वैल्यू असाइन, y की वैल्यू x में चली जाएगी ना। तो y की वैल्यू क्या थी, 2 थी, है ना। तो फिर ये 2 उठ के यहाँ पे चला गया, तो मतलब 5 ये भूल जाएगा, 5 विल बी ओवर रिटन बाय 2। तो x और 5 भूल जाएगा, 2 याद रख के बैठा होगा। तो फिर वही बात, अब ये पुराना 5 ये कहां से लाओगे, क्योंकि आपको स्वैप करना था, स्वैप करने का मतलब वैल्यूज इंटरचेंज करनी थी, है ना। तो जैसे समझ लो x हमारे पास 5 था, y हमारे पास 2 था, तो फाइनल आपको ये 2 चाहिए और ये 5 चाहिए। तो अब ये 5 तो भूल ही चुका है, तो फिर आप पुराना में कैसे याद रखोगे, तो मतलब ये 5 कैसे लेके आओगे, आप नहीं लेके आ सकते और वाई में वो नहीं डाल पाओगे। तो फिर इसलिए फिर हमारे को समझ में आ गया कि डायरेक्टली असाइन नहीं करना भी दिक्कत हो जाएगी। तो डायरेक्टली असाइन नहीं करना, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक बड़ा सिंपल इलाज है। सिंपल इलाज क्या है कि जो ये 5 वैल्यू की टेंशन नहीं ना, तो आप इस 5 को किसी और वेरिएबल में स्टोर करके रख लो, उससे थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, z इज इक्वल टू एक्स पहले कर देता हूँ। तो यहाँ से कमेंट में मैं लिख रहा हूँ, ये सिंगल लाइन कमेंट होता है, शायद आपको पता होगा इसी में, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा। सिंगल लाइन कमेंट डबल स्लैश से रिप्रेजेंट होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट एक्सक्लेमेशन ये स्लैश और स्टार से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये पता होगा, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है जी। तो फिलहाल हम कमेंट में क्या लिख रहे हैं, z इज इक्वल टू 5 हो चुका है, तो जो 5 की टेंशन थी वो हमारी खत्म हो चुकी है। तो अब आप बड़े आराम से लिख लोगे, x इज इक्वल टू वाई। एक्स इज इक्वल टू वाई लिखने का मतलब क्या होगा, x के अंदर 2 आ चुका है ना। और फिर अब y के अंदर कहां से लाऊं, y के अंदर 5 ही था, और 5 कौन लेके बैठा था, z लेके बैठा था। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू z। सो सिंपल। तो यहाँ पे जब आपने किया तो x की वैल्यू क्या होगी जी, 2, एंड y इज ऑल्सो 2, ठीक है। अच्छा जी, और जब आपने यहाँ पे ऐसे किया, मतलब y इज इक्वल टू z लिखा, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, x हमारे पास 2 लेके बैठेगा, y हमारे पास 5 लेके बैठेगा, ठीक है। और z हमारे पास वही 5 था ही था, उसको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। तो मेन बात क्या है भाई, x 2 हो चुका है, y 5 हो चुका है, जो, और पहले हमारे पास x 5 था, y 2 था, तो मतलब हमने स्वैप कर दिया इन दोनों को। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। दिक्कत क्या है, यहाँ पे आपने थर्ड वेरिएबल यूज किया है जबरदस्ती का, बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए हम काम कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना भाई, छोटी छोटी सी बातें हैं सारी, बाद रादर भी टाइम दे दूंगा आपको नोट करने के लिए। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, कैन वी स्वैप वैल्यूज विदाउट एक्स्ट्रा वेरिएबल। तो बहुत सारे तरीके ऐसे काम करने के, मैं आपको एक दिखाता हूँ। जैसे वही है, हमारे पास क्या है भाई, x 5 है, y 2 है, ऐसा कुछ है। तो आप क्या करोगे भाई, x इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई लिख लेना। तो यहां से देखो भाई, x की वैल्यू क्या आ गई जी, 5 प्लस 2 मतलब 7 आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई है। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखो, आपको y क्या चाहिए, y में 5 चाहिए और x में 2 चाहिए ना। y में आपको 5 चाहिए, तो मैं ऐसे बोलता हूं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। अब देखना जरा क्या होगा, y विल बी इक्वल टू व्हाट, x क्या बन चुका था भाई, 7 बन चुका था, प्लीज ध्यान रखना। 7 माइनस y क्या था जी, 2 था, तो कितना आंसर आ गया जी, 5 आ गया। तो y में हमने 5 डाल दिया। अच्छा जी, फिर x में आपको 2 चाहिए था ना भाई, दोनों को स्वैप करना था, x में आपको 2 चाहिए था, तो फिर अब आप क्या बोलोगे, y की वैल्यू नहीं क्या आ चुकी है, 5 हो चुकी है ना। तो अब आप क्या करोगे, अब आप बोलोगे x इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई,
ठीक है, देखना एक बार क्या आता है। x क्या बन चुका है, x हमारे पास क्या था जी 7 था, है ना, हमने तो उसको छेड़ा ही नहीं था। x 7 था और y हमारे पास क्या आ चुका है जी 5 आ चुका है। तो कितना आंसर आएगा जी 2 आएगा, बात बन गई हमारे पास। ठीक है, तो x इज इक्वल टू, ये ढंग से लिख दो एक बार, थोड़ा सा ठीक दिख जाएगा आपको, है ना। हाँ जी, तो x विल बी इक्वल टू, x की वैल्यू क्या थी जी 7, 7 माइनस y, y की वैल्यू क्या थी जी 5, तो आंसर विल बी 2 हियर, है ना। तो मतलब मैं बिना थर्ड वेरिएबल के यूज किए भी स्वैप कर सकता हूं। और मैंने आपको अभी क्या बोला था, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज, बहुत तरीके हैं इसको करने के। और तरीके दिखाऊं, और तरीका दिखाता तो आपको और समझ में आएगा। ये देखो एक बार इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। अच्छा जी, और तरीका देखो, मैं ऐसे भी कह सकता था x इज इक्वल टू, क्या करो आप पहले x मल्टीप्लाइड बाय y कर लो, तो क्या आ गया भाई, x इज इक्वल टू व्हाट 10 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना, x विल बी इक्वल टू 10। अच्छा जी, अब आपको क्या चाहिए, y में 5 चाहिए और x में 2 चाहिए ना। तो मैं ऐसे लिखता हूं, y इज इक्वल टू, y में 5 चाहिए ना आपको, है ना, तो आप कैसे लाओगे, 10 बटा 2 5 होता है, तो आंसर आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, y इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो यहां से हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी जी, x 10 था, x आपने भी 10 बनाया था, y हमारे पास 2 चल ही रहा था, तो 10 बाय 2 आंसर विल बी 5। फर्स्ट क्लास काम हो गया। ठीक है, अब बस, अब हमारा तो लगभग काम हुआ ही पड़ा है। अब आप x की वैल्यू क्या बोलोगे, x इज इक्वल टू अगेन x डिवाइडेड बाय y। ठीक है, x इज इक्वल टू अगेन x डिवाइडेड बाय y। हाँ जी, तो क्या आंसर आएगा भाई, x देख लो अब क्या आएगा, x क्या होएगा, x हमारे पास पुराना क्या था जी 10 था, 10 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू क्या निकाल के बैठे हो 5, तो 10 बाय 5 क्या होगा जी 2 बस। तो x की वैल्यू 2 आ चुकी है और y की वैल्यू 5 आ चुकी है, ये हमारे को चाहिए थी, हमने स्वैपिंग कर दी। ठीक है, तो ऐसे बहुत तरीके हैं हमें करने के, एक तरीका नहीं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेज। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको हम कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो और आपके लिए होमवर्क है, आप और सोच सकते हो, अपना बना सकते हो, बट वही बात है, इतना क्यों हम इतने टाइम बर्बाद करें इन सब चीजों में। गेट में क्वेश्चंस में आपको बार बार समझा रहा हूँ भाई, रिकर्शन से, स्टोरेज क्लासेस से, पॉइंटर से, यही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बाकी तो सिर्फ मैं आपको एज ए फॉर्मेलिटी बता रहा हूँ भाई, ऐसा ना लगे कि सर ने टॉपिक स्किप कर दिया या पढ़ाया नहीं। थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया हर एक टॉपिक का देता जा रहा हूँ, बस दैट्स इट। ठीक है, रियली इतना ज्यादा डीप में हमारे को घुसने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, हो गया क्लियर सब लोगों को। ठीक है जी, तो कर लेना इसको नोट डाउन, है ना। तो मैं टाइम दे देता हूँ आपको, फटाफट शुरू हो जाओ, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद फिर कैस्केडिंग ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ तक कर लो नोट डाउन। ठीक है, अच्छा जी, फिर ये जो लास्ट हमने क्वेश्चन दिखाया इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, ओके। और ये पता है क्या, देखो रिक्वायर्ड हो या ना हो, लेकिन ये बहुत बेसिक बातें हैं। अगर ये बेसिक बातें भी नहीं थी तो फिर आपने सीधी में पढ़ाई क्या है। ठीक है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाता जा रहा हूँ। ठीक है, बढ़े आगे। चलो भाई, अगला है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर देखो भाई फटाफट से, ये क्या कहता है, देखो। ओके, तो देखो, वी हैव टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स। ठीक है, टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, है ना, मैं अलग कलर यूज कर लेता हूँ। ओके, हाँ जी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है, टोटल 6 रिलेशन ऑपरेटर, क्योंकि 6 तरह के रिलेशन होती हैं। ग्रेटर देन होता है, लेस देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, डबल इक्वल टू मतलब इक्वल, दोनों इक्वल है या नहीं है। ये क्या हुआ, नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू मतलब नॉट इक्वल टू। ठीक है, ये आपको पता है भाई, 6 रिलेशन होती हैं, मतलब 6 रिलेशन, 6 रिलेशन ऑपरेटर्स हैं, तो वही मतलब सारे हमारे पास सी के अंदर हैं। ठीक है जी, तो फटाफट शुरू हो जाओ भाई, है ना। देखो सीधे सीधे क्वेश्चन करते समझ में आ जाएगा आपको। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू z हमने डिफाइन करा, 3 वेरिएबल है हमारे पास। z इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y, तो x की वैल्यू, z की वैल्यू क्या आएगी, z इज इक्वल टू x ग्रेटर देन y है, आंसर हम आपसे पूछ रहे हैं। तो देखो इसके लिए मैं आपको पहले समझा देता हूं, x क्या अभी 5 है, y क्या जी 2 है, तो 5 ग्रेटर देन 2 मैं आपको आपसे पूछ रहा हूं, है ना। तो सीधी सी बात है भाई, जो भी आप ऐसे समझो, देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूं, x ग्रेटर देन y, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी या ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। दो ही पॉसिबिलिटी है ना भाई, या तो बड़ा होगा या नहीं होगा, है ना। तो या तो ट्रू ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अच्छा, अगर ट्रू होता है ना, तो सी बाय डिफॉल्ट वैल्यू आपको 1 असाइन करेगी, 1 देगी, मतलब कंपाइलर 1 दे देगा। फॉल्स हो तो इसका मतलब आंसर 0 आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको बस। तो अब आप आंसर कर पाओगे। तो 5 ग्रेटर देन 2, दिस इज व्हाट, ट्रू ना। ट्रू है तो फिर z की वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, हो गया क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं। कोई बात है, x5 y2 और x इज लेस देन y, ऑब्वियसली बात है फॉल्स होगी, 2 5 से बड़ा तो नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे z की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 0। ठीक है, सिंपल है एकदम, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ो भी फटाफट। x5 है, y5 है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, हाँ 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यस दिस इज ट्रू, तो z विल बी 1। दिखने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या लिख दिया, z इज इक्वल टू x ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड सो ऑन, बट z की वैल्यू यहाँ पे बनाएगी, है ना। और अगर पूरा ढंग से मैं पूछूं आपसे, तो z की वैल्यू तो बनाएगी, x और y क्या है, x और y को तो आपने छेड़ा ही दिया, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी जी 5 आएगी, y की वैल्यू भी हमारे पास 5 आएगी, बस z की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, क्योंकि इनको हमने छेड़ा नहीं, मतलब असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड तो कोई आई नहीं ना, आते तभी तो हम कहते ना कि हमने इनकी वैल्यू को चेंज किया, हमने तो वैल्यू इनकी चेंज ही नहीं करी। तो थिंक आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ो फटाफट। x 5 है, y 5 है, z इज इक्वल टू x डबल इज इक्वल टू y, तो आप ये चेक करो क्या 5 और 5 बराबर होते हैं, यस दिस इज ट्रू,
तो इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू अगेन वही, x को तो आपने छेड़ा ही नहीं ना, x अपना वही 5 लेके बैठेगा, ठीक है, y अपना वही 5 लेके बैठेगा और z में आंसर क्या आ जाएगा जी 1। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, बिल्कुल सिंपल कहानी है। नहीं तो देखने में बड़ा अजीब लगेगा, z इक्वल टू x इक्वल टू y, ये क्या कहानी है, आपको लगेगा कि एरर आएगा एंड ऐसा कुछ नहीं है भाई, आंसर हमारे पास 1 आएगा, z में आंसर 1 आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ गए होगे आप। चलो आगे बढ़ो भाई। हाँ जी, तो यहाँ बताओ फटाफट, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, 5 इज नॉट इक्वल टू 2, यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, तो z की वैल्यू 1 आ जाएगी। देखने में बड़ा अजीब लगेगा कि ये सब क्या हो रहा है, बट आंसर बनाएगा, z बनाएगा, x और y को आपने नहीं छेड़ा, तो आप प्लीज मैं बार-बार नहीं आप समझ पा रहे होगे, x 5 आएगा, y 2 ही आएगा। आगे बढ़ो फटाफट। हाँ देखो, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, d इज इक्वल टू a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, तो आप यहाँ पे देखो ये बोलोगे, a क्या है भाई 5 है, b क्या है जी 2 है और c क्या है जी 1 है, 5 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो लगेगा कि हाँ जी बिल्कुल ट्रू है ये बात, तो आंसर 1 आएगा, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं चेक करना है प्लीज, बहुत ध्यान रखना है आपको, जल्दबाजियों में मिस्टेक हो जाएगी आपसे। तो वही बात है, कैस्केडिंग होगी ना, है ना, कैस्केडिंग होगी किसकी, रिलेशनल ऑपरेटर की, है ना, तो कैस्केडिंग होगी, तो मेरे को आपको फिर क्वेश्चन आप पूछोगे कि सर ये क्वेश्चन तो गलत हो गया, क्योंकि आपने अभी मेरे को, आपने हमारे को एसोसिएटिविटी तो बताई नहीं कैसे चलती है, तो याद रखना भाई एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही होती है, जनरली लगभग हर जगह लेफ्ट टू राइट ही आएगी, जहां राइट टू लेफ्ट आ रही होगी मैं आपको वहां पे समझा दूंगा। ठीक है, जनरली लेफ्ट टू राइट ही चलती है, याद रखने का तरीका सिंपल है भाई, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग, उर्दू नहीं पढ़ रहे, उर्दू पढ़ रहे होते तो हम राइट टू लेफ्ट चलते, है ना, कंपाइलर है तो वो लेफ्ट टू राइट ही स्कैन करता है, जब मैं कंपाइलर डिजाइन पढ़ाऊंगा वहां आपको समझाऊंगा, एलआर पार्सर, है ना, और एलएल पार्सर, तो वो पार्सर करते ही क्या थे, तो लेफ्ट टू राइट ही हमेशा स्ट्रिंग को स्कैन किया जाता है, राइट टू लेफ्ट नहीं किया जाता, लेफ्ट टू राइट ही स्कैन किया जाता है, तो अगर लेफ्ट टू राइट ही स्कैन किया जाता है तो लगभग हर एक की एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट ही आती है, तो मतलब जो पहले आएगा वो पहले सोल्व, सीधी बात। ठीक है, हाँ जी, तो F5 क्योंकि दोनों दोनों सेम ही ऑपरेटर है ना भाई, तो प्रेसिडेंस ऑब्वियसली बात है सेम ही रहेगी, तो फिर किसको पहले सोल्व करे किसको बाद में सोल्व करे, वो एसोसिएटिविटी रूल बताएगा, तो एसोसिएटिविटी मैंने आपको समझा दी क्या है भाई, लेफ्ट टू राइट है, समझ गए ना भाई। ये देखो, लेट मी डिफरेंट कलर, ये सेम ऑपरेटर एक से ज्यादा बार आ गया एक एक्सप्रेशन में, तो अगर सेम ही ऑपरेटर, या यू कैन से ऑपरेटर हैविंग सेम प्रेसिडेंस, ऑपरेटर सेम है तो ऑब्वियसली बात है प्रेसिडेंस भी इनकी सेम होगी, तो हम सिंपली क्या क्या कहते हैं, ऑपरेटर हैविंग सेम प्रेसिडेंस, एक से ज्यादा बार अगर एक्सप्रेशन में है तो कौन सा पहले होगा कौन सा बाद में होगा, वो हमारे को कौन बताता है, एसोसिएटिविटी रूल। तो एसोसिएटिविटी याद रखनी है आपको, लेफ्ट टू राइट है किसकी, रिलेशन ऑपरेटर की। तो बस अब आंसर करो फटाफट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेफ्ट राइट चलना है आपको, तो वही बात है, प्लीज मैथमेटिक्स में मत कुछ आना, जैसे बता रखा है बिल्कुल वैसे काम करना, 5 ग्रेटर देन 2 पहले होगा, उसके बाद आप 1 से करोगे, 5 ग्रेटर देन 2, दिस इज ट्रू और फॉल्स, यस दिस इज ट्रू, तो आंसर विल बी व्हाट 1, तो 1 ग्रेटर देन 1, क्या 1 ग्रेटर देन 1 होता है, नहीं, 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होता है भाई, 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 नहीं है, तो डी का आंसर क्या आएगा भाई 0, प्लीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है गेट एग्जाम में, समझ गए, तो प्लीज ध्यान रखना भाई सब चीजों का। ओके जी, अच्छा ऐसे ही देखो वही बात है, खींचने वाली बात है, एक क्वेश्चन मेरे मन में हो रहा है, तो अगर मैं आपको ऐसे दे देता, से इंटीजर x इज इक्वल टू, या देखो ऊपर मैंने दे रखा है ना असाइनमेंट ऑपरेटर में, ये देखो मैं आपको प्रीवियस स्लाइड में दिखाता हूँ, वहीं पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, ये देखो असाइनमेंट ऑपरेटर में हमने देखा था ना, कैस्केडिंग देखी थी ना, x इज इक्वल टू y इक्वल टू z इज इक्वल टू, तो अब देखो, अब नीचे अगर मैं यहाँ ये लिखने की कोशिश करूँ तो x डबल इज इक्वल टू y डबल इज इक्वल टू z, है ना, तो इसका क्या आंसर आएगा भाई, है ना, तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूं से ए के अंदर मैं डालने की कोशिश करता हूं, तो क्या आंसर आएगा, आपको लग रहा है कि सर अभी तो आपने साइन किया x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 2, तो ये तो आंसर ऑब्वियसली बात है 1 आएगा, क्योंकि तीनों दोनों ये तीनों के तीनों बराबर है, बट नहीं, प्लीज ऐसे नहीं करना, जल्दबाजियां नहीं करनी भाई, है ना, आपको क्या करना होगा, वही बात है, एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो पहले इस चीज को सॉल्व करोगे। ठीक है जी, तो ये क्या आंसर देगा भाई, x डबल इज इक्वल टू y, यस दिस इज ट्रू, क्योंकि x और y दोनों 2 हैं, तो 2 इज इक्वल टू 2, यस दिस इज ट्रू, तो ट्रू तो क्या आएगा आंसर 1, तो 1 डबल इज इक्वल टू z, z की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 इज इक्वल टू 2 होता है क्या, नहीं होता, तो फिर आंसर क्या आएगा जी 0, तो a के अंदर क्या साइन होगा 0, प्लीज ध्यान रखना, अगर आपने a को प्रिंट करवाया तो a की वैल्यू क्या आएगी जी 0, ध्यान रखना। ठीक है, मिस्टेक मत कर देना भाई, गेट एग्जाम में जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है आप लोगों से। ठीक है, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 2, तो सारे तीनों तीनों 2 थे, लेकिन जब हमने इस तरह से कुछ लिखने की कोशिश की तो फंस गए, तो इसलिए प्लीज एक छोटी सी बात याद रखनी है आपको, कि जो कैस्केडिंग है ना रिलेशनल ऑपरेटर की, वो टेंशन पैदा कर देती है दिमाग में। ठीक है, तो टेंशन क्या पैदा करती है, मतलब लेफ्ट टू राइट चलना है आपको, बस उस हिसाब से चलाना क्वेश्चन में, है ना, मतलब जो देख के आपको लग रहा होगा वो एक्चुअली निकलता नहीं, थोड़ा सा धोखा हो जाता है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग लग रहा था कि a ग्रेटर देन b ग्रेटर देन c, ऑब्वियस बात है तो ट्रू आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है 2 से और 1 से भी, तो वही बात खत्म, लेकिन नहीं मैथमेटिक्स टाइप नहीं चलता। आई थिंक होगा क्लियर, मैं यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, चलो ठीक है जी आगे बढ़ो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, a is equal to 5, b is equal to c is equal to 1, d is equal to, हाँ तो d दे रखा है, d is equal to c plus a greater than b, तो भाई ये क्वेश्चन फिलहाल अब देखो कई बच्चे ना यहीं पे सीधा, मैं जब ऐसे क्वेश्चन देता था ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था, तो बच्चे तुक्का लगाना शुरू कर देते थे कि सर ऐसे होगा एंड सो, नहीं, आप मेरे को बोलोगे कि सर हमारे लिए अभी ये क्वेश्चन गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि आपने हमारे को अभी प्रेसिडेंस नहीं समझाई, तो पहले प्रेसिडेंस सर हमारे को समझाओ, उसके बाद हम आंसर कर पाएंगे, ऐसे आंसर नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज बार बार समझा रहा हूँ, तुक्के नहीं लगाने होते यहाँ पे, तो ध्यान रखना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेसिडेंस ज्यादा होती है भाई
रिलेशनल से, अर्थमेटिक की ज्यादा है रिलेशनल से प्रेसिडेंस। तो मतलब ये कैसे सॉल्व होगा, c प्लस ए ग्रेटर देन b। तो c देख लो भाई क्या है, c क्या था जी 1 था, 1 प्लस a क्या था जी 5 था, तो 1 प्लस 5 ग्रेटर देन b क्या था जी 2 था, तो 6 ग्रेटर देन 2, यस दिस इज ट्रू। तो आंसर विल बी 1। तो d की वैल्यू क्या आएगी जी 1 आएगी, ध्यान रखना। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप उल्टी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते तो c प्लस ए ग्रेटर देन बी लाइक दिस ऐसे सॉल्व करते, तो c क्या था जी 1 था, 1 प्लस a क्या था जी 5 था, 5 ग्रेटर देन 2, तो 5 ग्रेटर देन 2, यस दिस इज ट्रू। तो 1 प्लस 1 आंसर आप 2 करके आ जाते, बट एक्चुअली आंसर 1 आएगा, 2 नहीं आएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी गेट एग्जाम में आ सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कहीं कोई एम्बिग्यूटी नहीं है। ओके, तो प्लीज ध्यान रखना भाई। तो इस ये एकदम फर्स्ट क्लास आंसर 1 देगा, कोई कंपाइलर डिपेंडेंट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रेसिडेंस आपको पता होनी चाहिए, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे। ठीक है जी, तो सी प्लस ए ग्रेटर देन बी, आंसर विल बी 1। ठीक है, प्लीज 0 मत 2 मत बोल देना। क्लियर हो गया सब लोग को, और तुक्के नहीं लगाने भाई, आपको हमेशा मेरे से सवाल पूछना, तो याद रखना भाई अर्थमेटिक की ज्यादा रिलेशन है, तो समझ गए ना भाई, अर्थमेटिक के ज्यादा। तो अब तक जो मैंने आपको पढ़ाया है उसके हिसाब से मैं क्या बोलूंगा, ये देखो भाई, मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम, उसके बाद प्लस और माइनस, उसके बाद फिर यहाँ पे रिलेशन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब रिलेशन में भी थोड़ी सी एक दो बात है, देखो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, तो उसके हिसाब से फाइनली मैं आपको चार्ट दूंगा, चार्ट अभी बनाएंगे, पहले एक बार ये क्वेश्चन समझ लो। हाँ जी, इसका क्या आंसर करोगे भाई, अगेन आप मेरे से पूछोगे तुक्के नहीं लगाने, प्लीज वापस में, तो तुक्के नहीं लगाने हैं मेरे से। आप पूछो सर अब ये हमारे क्वेश्चन गलत है, आपने हमारे को प्रेसिडेंस नहीं समझाई, आप हमारे को प्रेसिडेंस बताओगे, उसके हिसाब से हम आंसर करेंगे, ऐसे आंसर नहीं करेंगे। ठीक है, हाँ जी, तो अब मैं आपको समझाता हूँ। प्रेसिडेंस आपको याद रखने, देखो मैं चार्ट में लिख देता हूँ, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इन चारों की प्रेसिडेंस सेम है, और उसके नीचे आती है भाई इनकी डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू की। ठीक है, तो इस स्टाइल से हम लोग चलेंगे प्रेसिडेंस वाइज। तो सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, अभी तक जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से प्लस और माइनस, उसके बाद फिर हमारे पास, ठीक है मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ, नहीं तो अंडरलाइन में करूंगा और आपको कुछ और नजर आ जाएगा। तो लो भाई, तो मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, इनकी प्रेसिडेंस सेम है, सबसे ऊपर इनकी है, प्लस और माइनस उससे नीचे, उसके बाद फिर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और फिर उनसे नीचे डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। ठीक है जी, तो अब प्रेसिडेंस चार्ट हमारे पास है। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से करूंगा भाई, है ना, अब हमारे दिमाग में कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ जी, तो मतलब ग्रेटर देन ये वाला, ये पहले सॉल्व होगा, है ना। हाँ जी, और उसके बाद इक्वल टू सॉल्व होगा, तो 0 इज ग्रेटर देन 1, नो फॉल्स है स्टेटमेंट। तो मैं एक बार लिख दूं पहले अच्छे से, ये है ना जी। हाँ जी, तो 0 ग्रेटर देन 1, पहले ये सॉल्व होगा, ये बात गलत है, तो 0 डबल इज इक्वल टू 0, यस ये बात बिल्कुल ठीक है। तो आंसर विल बी व्हाट 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी जी 1 आएगी। ठीक है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप उल्टा चलते, जैसे 1 ग्रेटर देन 0 लाइक दिस, ऐसे चलते अगर आप लोग, तो फिर क्या करते, आप पहले ये बोल देते 0 इज इक्वल टू 0, यस दिस इज ट्रू, तो आप बोलते 1 इज लेस देन 1 नहीं, तो आप आंसर 0 करके आ जाते, है ना। लेकिन आंसर एक्जैक्टली 1 आएगा, 0 नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना। और बाबा बार बार समझा रहा हूँ, यहाँ पे कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई कंपाइलर डिपेंडेंट वाली बात नहीं है, तो प्लीज ये इस टाइप के क्वेश्चन गेट एग्जाम में आ सकते हैं। जहां एम्बिग्यूटी, जहां दिक्कत आती है, वो फिर हमारे यू कैन से नहीं आते क्वेश्चन गेट एग्जाम में, बट जहां एम्बिग्यूटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, तो फिर आने के चांसेस हैं। ठीक है, बट वही बात है, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं, तो इसमें आने मतलब ये सब में इतना खैर घुसते नहीं है प्रोफेसर, बट बाय चांस अगर घुस गए, एक नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो फिर तो आपको गलत हो सकता है भैया ना, इसलिए ध्यान से कर लो, ऐसे में समझना कि नहीं आएंगे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, तो आई थिंक क्लियर हो गया सबको, तो ये ध्यान रखना है भैया, अब तक का प्रेसिडेंस चार्ट है ये आपके लिए। ठीक है, हाँ, और जो ये असाइनमेंट ऑपरेटर था वो सबसे नीचे है ना, उसको तो हम सबसे लास्ट में सॉल्व कर रहे हैं ना, क्योंकि देखो सारा काम करने के बाद राइट हैंड साइड में जो भी कुछ था सब कुछ सॉल्व करने के बाद ही तो आप एंड में जाकर के एक्स में वैल्यू डाल रहे हो ना। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को आपने बिल्कुल लास्ट में सॉल्व किया था, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, है ना, तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर की प्रेसिडेंस सबसे कम है, सबसे नीचे बैठा है वो। क्लियर हो गया एकदम सब लोगों को। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर पे। ठीक है, चलो भाई नोट डाउन कर लेना भाई इसको, इस सबको फटाफट। ठीक है, चलो मैं एक बार ऊपर से आता हूँ फटाफट से, आप नोट डाउन करते जाना। रिलेशनल ऑपरेटर ज्यादातर मैंने इसमें क्वेश्चन ही कराया और कुछ नहीं कराया। ठीक है, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना, थ्योरी तो मेरे ख्याल कुछ भी नहीं थे, क्वेश्चन क्वेश्चन थे, यहाँ तक कर लिया। चलो भाई अब यहाँ से शुरू हो जाओ फटाफट। हाँ जी, तो यहाँ तक नोट डाउन करो। ठीक है जी, चलो यहाँ तक कर लो, उसके बाद फिर ये बचाओ पार्ट कर लो। ठीक है, ओके जी, तो ये अब तक की समरी में याद क्या रखना है, अर्थमेटिक ऑपरेटर की प्रेजेंस ज्यादा है रिलेशनल से। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। हाँ जी, तो अब है जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल हमारे पास 3 है जी, एंड और नॉट। ठीक है, 3 है हमारे पास, एंड और नॉट। एंड होता है जी डबल एम्परसेंड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एम्परसेंड, इसको हम बोलते हैं एम्परसेंड, एंड को हम बोलते हैं एम्परसेंड। तो ये 2 बार लगा हुआ है ना, इसलिए हम इसको बोल देते हैं डबल एम्परसेंड। ठीक है,
ओके जी, उसके बाद ये है जी और, इसको हम क्या कहते हैं, ये पाइप सिंबल होता है, पाइप। यूनिक्स में हम लोग पाइप्स पढ़ते हैं। एक एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड का इनपुट बन जाता है एंड सो ऑन। अगर आपने पढ़ा तो अच्छी बात है, नहीं तो टाइम लगेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम में मैं आइडिया दे दूंगा आपको, ठीक है। तो ये पाइप सिंबल होता है, ये दिस इज पाइप सिंबल, ठीक है। अच्छा जी, तो इसलिए यहाँ पे 2 बार लगाया तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल पाइप्ड सिंबल, डबल पाइप्ड सिंबल। और ये तो आपको पता है, ये एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। चलो ठीक है जी। तो और ये ध्यान रखना भाई, सिंगल एम्परसेंड जब आता है ना, ये बिटवाइज एंड होता है। सिंगल पाइप आता है तो बिटवाइज और होता है, तो वो बिटवाइज ऑपरेटर मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा, अभी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी हम लोग सिंपल लॉजिकल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो डबल एम्परसेंड मींस एंड, डबल पाइप मतलब और नॉट मतलब एक्सक्लेमेशन, ठीक है जी। अब प्लीज आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है भाई, एनी नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सी इज कंसिडर्ड एज ट्रू। कोई भी नॉन जीरो वैल्यू, जीरो मत देना भाई, जीरो के अलावा आप जो भी वैल्यू दोगे वो ट्रू कंसिडर करी जाएगी सी लैंग्वेज में, ध्यान रखना है आपको। एंड और नॉट तो भाई इतना तो आप थोड़ा बहुत जानते होगे, है ना। एंड क्या कहता है, जब दोनों ट्रू होते तो आंसर ट्रू आता है, अदरवाइज फॉल्स आता है। और में दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आ जाएगा, जब दोनों फॉल्स होते तो आंसर फॉल्स आता है। इतना तो भाई सब जानते होगे, तो बस इस हिसाब से मैं फटाफट से क्वेश्चन कराऊंगा आपको। मैंने अभी आपको क्या समझाया है, एनी नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सी इज कंसिडर्ड एज ट्रू। तो x इज इक्वल टू 5 एंड 2, तो आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा बकवास का क्वेश्चन है, अजीब है, ऐसे कैसे करेंगे, लेकिन हम इसको कर जाएंगे सॉल्व। कैसे, मैंने अभी आपको क्या समझाया, नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो आंसर x की वैल्यू क्या आएगी जी 1। आई थिंक आप समझ गए होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो भाई। हाँ जी, तो ये -5000 है, -5000 का मतलब क्या हुआ, अगेन वही बात, नॉन जीरो वैल्यू है ना, जो ट्रू है, ट्रू, और ये भी क्या है, ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो आंसर विल बी ट्रू, मतलब 1 आएगा। ट्रू मतलब 1 आप जानते हो, है ना। जब असाइन कर रहे हैं तो ट्रू मतलब 1, इतना तो सब जानते हो ना भैया। अभी मैं आपको समझा के आया था, x ग्रेटर देन y, या तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, फॉल्स होगी, ट्रू मतलब 1, फॉल्स मतलब 0, तो वही चीज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ। तो ट्रू आया आंसर तो 1 असाइन होगा, फॉल्स आया आंसर तो 0 असाइन होगा। और वैसे जनरली नॉन जीरो वैल्यू इन केस ऑफ सी इज ट्रू, बस इतना ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ो। 5 एंड 0, तो 5 क्या है, ट्रू, 0 क्या है जी, फॉल्स, 0 इज फॉल्स, है ना। ट्रू एंड फॉल्स इज फॉल्स, तो आंसर विल बी व्हाट, 0, x विल बी 0। आगे बढ़ो। 5 और 2, तो ट्रू और ट्रू, ट्रू और ट्रू इज ट्रू, तो आंसर विल बी 1। आगे बढ़ो। 5 और 0, तो ट्रू और फॉल्स, आंसर विल बी ट्रू, तो आंसर विल बी 1। आगे बढ़ो। नॉट 5, तो 5 मतलब क्या हुआ, ट्रू, तो नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, तो फॉल्स मतलब 0, तो x की वैल्यू क्या आएगी, 0, प्लीज ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भाई, नॉट 5 क्या आंसर दे रहा है, 0 दे रहा है, नॉट 0 क्या आंसर देगा जी, 1, क्योंकि नॉट फॉल्स इज ट्रू। बाकी नॉट -500 कर लो, नॉट -1000 कर लो, नॉट 1000 कर लो, ये सारे के सारे आंसर क्या देंगे, 0, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यू क्या है जी, ट्रू है, ठीक है। ऑल दीज आर ट्रू, ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये सभी ट्रू हैं भाई, है ना। ये ट्रू है तो फिर नॉट ट्रू करते चले जा रहे तो आंसर फॉल्स आने का ना, ये आप जानते हैं भाई। नॉट क्या करता है भाई, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, बस वही बात है। आई थिंक समझ गए होगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ो भाई फटाफट। हाँ जी, अब देखो भाई, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, x 5 है, y 2 है और z है, z इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y, z इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू y। x क्या है जी, 5 है, y क्या है जी, 2 है। हाँ जी, 5 और 2 बराबर नहीं है ना, तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आएगी जी, 1 आएगी। ये तो मैं अभी आपको क्वेश्चन करा के आया था, देखो प्रीवियस स्लाइड में देखो भाई, है ना, चेक करो, ये मैं अभी आपको क्वेश्चन करा के आया था, ये रहा, सेम टू सेम क्वेश्चन था ये, तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई टेंशन होगी नहीं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या ये और ये स्टेटमेंट बराबर है क्या। मैंने क्या किया, बस ये जो एक्सक्लेमेशन था ना, इसको उठा करके राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया, तो बताना जरा क्या होगा। तो अब देखो, ये काम थोड़ा सा अजीब हो गया भाई, ठीक है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूँ ना, अगर ये स्टेटमेंट मैं चलाता हूँ, ये स्टेटमेंट जब मैं चलाता हूँ, तो मेरे पास आंसर क्या रहा है भाई, z की वैल्यू तो बना ही रही है, x और y को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, x 5 रहेगा और y 2 रहेगा, समझ में आ गया ना। अगर आपने इस तरह से चलाया तो इसका मतलब क्या होगा, प्लीज इस बात को समझो आराम से, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू नॉट y मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो नॉट y मतलब y क्या था जी, 2 था, तो नॉट 2 क्या हो गया जी, नॉट 2 मतलब ट्रू, तो नॉट ट्रू इज व्हाट, फॉल्स, तो ये क्या हो गया जी, 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 0 आया, तो यही 0 x में गया और यही 0 z में गया, तो प्लीज ध्यान रखना, z हमारे पास 0 आएगा, x हमारे पास 0 आएगा, और y, काफी सारे स्टूडेंट जब मैं ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता था तो बच्चे 0 बोलते थे, लेकिन 0 नहीं है भाई, y को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर जब तक कुछ वेरिएबल नहीं आते तब तक वो छेड़े नहीं जाते, तो इसको आपने छेड़ा ही नहीं है, तो आंसर इसका 2 ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। अगर आपको डाउट है तो ये देखो, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल सिंपल, x 5 है, y 2 है, x इज इक्वल टू नॉट y जब आप बोलोगे तो आंसर क्या आएगा भाई, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। y को आपने छेड़ा है क्या, मेरे को इतना समझाओ, y को तो आपने छेड़ा ही नहीं है। y लेफ्ट असाइनमेंट ऑपरेटर में तो कहीं लेफ्ट हैंड साइड में जब तक नहीं आएगा, जब तक ऑपरेटर, जब तक वेरिएबल
असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में नहीं आएगा तब तक उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, प्लीज ध्यान रखना। तो यहाँ पे आपने y को नहीं छेड़ा तो y अपना 2 ही लेके बैठेगा। क्लियर हुआ इतना? चलो भाई अब आ जाओ वापस अपनी बात पे। हाँ तो हम लोग क्या कह रहे थे, यहाँ पे आपको अब समझ में आ गया होगा। यहाँ पे ये 0 बन चुका है ना, नॉट y क्या बन चुका है 0, तो मैं ऐसे लिखूंगा इस ये स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या बन जाएगी, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू नॉट 2। तो ये क्या बन गई जी, z इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0। तो फिर ये 0 इधर गया और ये 0 इधर गया, तो z और x दोनों 0 हो चुके हैं, बट y को तो आपने छेड़ा ही नहीं था, तो y अपना 2 लेके बैठेगा। तो देख रहे हो जमीन आसमान का अंतर है भाई, एक्सक्लेमेशन इधर से इधर शिफ्ट करा तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। ठीक है, एक्सक्लेमेशन यहाँ पे था, अगर आपने इसको इधर शिफ्ट कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ होगी। फिलहाल ये क्या है, नॉट इक्वल टू है, तो प्लीज ध्यान रखना भाई, नॉट इक्वल टू दैट इज नॉट इक्विवेलेंट टू इक्वल टू नॉट। ठीक है, आई थिंक पकड़ गए आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इस टाइप के धोखे छोटे छोटे गेट एग्जाम में हो जाते हैं, प्लीज ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं अभी, है ना। ठीक है, कर लेना इसको नोट डाउन। ठीक है, रात में अभी टाइम दे दूंगा, अभी सुन लो पहले फटाफट। हाँ जी, अगला क्वेश्चन पे आओ भाई, x इज इक्वल टू 1 और 0 एंड 0, इसका क्या आंसर आएगा। तो वही बात है, तुक्के मत लगाना, बार बार समझाता हूं भाई। आप अभी फिलहाल बोलोगे सर क्वेश्चन गलत है, आपने हमारे को प्रेसिडेंस नहीं समझाई, प्रेसिडेंस पहले समझाओ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो मैं अब आपको प्रेसिडेंस समझा देता हूं। सबसे पहले नॉट की प्रेसिडेंस है, उसके बाद आता है जी एंड, और उसके बाद आता है जी और। ठीक है, और प्लीज ये ध्यान रखना भाई, नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है ना भाई। यूनरी क्यों है, क्योंकि एक ही ऑपरेंड है इसके पास, है ना, नॉट ऑफ जो भी आप कर रहे थे। तो याद रखना आपको, यूनरी की प्रेसिडेंस हमेशा ज्यादा होती है बाइनरी से भी। तो अब कोई भी बाइनरी रहेगा उससे पहले आप यूनरी सॉल्व करते हो, ये बात आई थिंक बेसिक से आप समझ पा रहे होगे। तो याद रखना भाई, यूनरी की प्रेसिडेंस हमेशा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा क्या ज्यादा होती है बाइनरी से। यूनरी ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस ज्यादा है बाइनरी से, तो मतलब पहले यूनरी सॉल्व होते हैं भाई, बाद में बाइनरी सॉल्व होते हैं। इतना समझ आ गया ना। तो अब आप आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, तो ध्यान रखना है आपको, है ना। अब वापस आओ इधर। हाँ जी, तो अब मैं क्या बोलूंगा भाई, एंड की प्रेजेंस ज्यादा है और से, तो पहले एंड सॉल्व होगा। तो 0 एंड 0 आंसर विल बी व्हाट, 0 एंड 0 आंसर विल बी 0। तो अब आप क्या बोलोगे जी, 1 और 0, तो आंसर क्या आएगा जी 1। बात समझ आई। इसकी एक और एक्सप्लेनेशन भी है, मैं अभी 2 मिनट बाद दूंगा, अभी फिलहाल इतना समझ लो। अभी के लिए हमारे पास आंसर क्या है जी 1 आया। हाँ, लेकिन अगर आप 1 और 0 पहले कर लेते तो 1 और 0 आंसर विल बी 1, तो 1 एंड 0 आंसर 0 आ जाता भाई, वो गलती मत कर देना, समझ गए ना। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखो ये गलती आप कर सकते थे, नेक्स्ट स्लाइड पे मैं दिखाता हूँ। 1 और 0 एंड 0, तो अगर आप ऐसे चलाते तो क्या आता, पहले आता जी 1, तो 1 एंड 0, तो आंसर क्या आ जाता जी 0 आ जाता, लेकिन आंसर 1 आया है मेरे पास यहाँ पे। तो आगे ने कैसे निकालना है, तो एंड पहले सॉल्व होना है, बाद में और सॉल्व होना है। चलो अभी आगे बढ़ो, x इज इक्वल टू नॉट 5 एंड 1, तो क्या सॉल्व होगा, पहले मैंने भी आपको समझाया, यूनरी पहले सॉल्व होते हैं, बाद में बाइनरी सॉल्व होते हैं। और मतलब एक्सक्लेमेशन की प्रेसिडेंस ज्यादा है ना इनसे, तो पहले एक्सक्लेमेशन सॉल्व करना भाई, उससे पहले काम मत करना। तो नॉट 5 क्या हो गया भाई, 0 हो गया, तो 0 एंड 1, 0 एंड 1 आंसर विल बी व्हाट 0। तो इसका आंसर क्या आएगा जी 0। इतना क्लियर हुआ। और कैसे निकाला प्लीज ध्यान रखना भाई, पहले मैंने नॉट 5 को सॉल्व किया है, नहीं तो आप क्या कर सकते थे, देखो वही बात है, आंसर में तो फर्क ना आता, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए सबको। ये था ना, अगर आप पहले इसको सॉल्व कर देते तो क्या आंसर आता भाई, नॉट 1, तो नॉट 1 भी आंसर 0 ही आना था, नो डाउट आंसर 0 आना था, और वो बाई चांस वाली बात है ना। तो तरीका जो बेस्ट तरीका क्या है भाई, नॉट 5 एंड 1 है अगर, तो आप पहले नॉट 5 को सॉल्व करोगे, आंसर आएगा 0, तो 0 एंड 1 आंसर विल बी 0, ऐसे बोलना है। आई थिंक क्लियर होगा सबको। आओ भाई वापस अपनी बात पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, x इज इक्वल टू 1 और 0 एंड देखो बहुत बड़ा क्वेश्चन आ गया, है ना। अब इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ। ये और है ना भाई, डबल पाइप सिंबल इज और ना। आपको पता है और गेट की क्या खास बात होती है, अगर एक भी इनपुट 1 है, ये आपको पता है कि नहीं पता, और में अगर एक भी इनपुट 1 है, दूसरे से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, आंसर हमारा 1 आएगा। मतलब अगर एक इनपुट ट्रू हो गया तो दूसरे से हमारा क्या मतलब, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, हमारा तो आंसर ट्रू आना है कि नहीं आना, बताओ मेरे को आराम से, ये बात पता है कि नहीं पता सबको। और में अगर एक भी इनपुट ट्रू हो गया तो दूसरे से हमारा मतलब नहीं, आंसर हमारा ट्रू आना ही आना है। ठीक है, इनफैक्ट अगर और में ऐसे भी आपको पता होगा, एक से ज्यादा इनपुट आप डाल लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिटल की बात कर रहा हूँ। अगर एक इनपुट आपने 1 कर दिया तो बाकी से मेरा कोई मतलब नहीं, 0 चाहे 1 हो, आंसर हमारे पास 1 आएगा। इतना जानते हो ना। तो यही चीज कंपाइलर में इंप्लीमेंट कर दी गई कि अगर और में अगर आपके पास एक इनपुट 1 है तो दूसरे को बाकी सबको देखने की जरूरत ही नहीं है ना, आप चुपचाप से बोल के आओगे कि आंसर हमारा 1 आएगा। ठीक है, तो 1 और समथिंग यहाँ पे कुछ भी हो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, कंपाइलर यहाँ पे देखने भी नहीं जाएगा, इन सबको छोड़ देगा और आंसर हमारा 1 करेगा।
इस चीज को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग पे क्वेश्चन आते हैं भाई गेट एग्जाम में, प्लीज ध्यान रखना, आपने बहुत देखे होंगे शॉर्ट सर्किटिंग। तो मतलब वन और यहाँ पे कुछ मर्जी घुसा लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना, कंपाइलर ने यहाँ पे जाना नहीं है देखने के लिए। सिंपल बात करो, बिल्कुल सिंपल बात। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि कंपाइलर हमेशा, मैंने आपको बताया था, लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। लेफ्ट टू राइट स्कैन करते टाइम एक इनपुट 1 मिल चुका है, उसके बाद इसको और मिल गया है, तो अब आगे क्या है क्या नहीं है, हार्डली मैटर्स टू मी, सबको मारो गोली, आपके पास सीधा सीधा आंसर क्या निकल के आएगा, 1। इतना ध्यान रखना है आपको। सिमिलरली आपको पता है एंड में अगर एक भी इनपुट 0 फिक्स हो जाए या फॉल्स आ जाए तो बाकियों से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हमारे पास आंसर 0 आना ही आना है। बिल्कुल वही कहानी यहाँ बोलूंगा, 0 है अगर तो उसके बाद एंड लगा करके यहाँ कुछ मर्जी घुसा दिया गया हो, कुछ नहीं देखना यहाँ पे, चुपचाप से इसका आंसर 0 करके आ जाना। क्योंकि वही बात है, हमेशा कंपाइलर लेफ्ट टू राइट स्कैन करता है। ऐसे मत बोल देना कि पहले यहाँ पे जाके प्रेसिडेंस लगाएगा एंड सॉरी, हमारा दिमाग बोल रहा है कि प्रेसिडेंस लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब इन द सेंस, ये देखो मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन कराया था वहां पे आप, इसलिए मैंने कहा था एक एक्सप्लेनेशन हो रहा है, मैं अभी आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। ये अभी देखो मैंने क्वेश्चन दिखाया था ना आपको, ये क्वेश्चन दिखाया था ना मैंने, तो मैं बोलता कि 0 एंड 0 पहले सॉल्व करना है एंड सो ऑन। तो मैंने सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बोला, हमारी आंखें हैं, वी कैन सी, हमारी आंखें हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि अच्छा पहले इसको सॉल्व करना बाद में इसको सॉल्व करना। कंपाइलर की आंखें नहीं है, अभी कंपाइलर इज ब्लाइंड। ब्लाइंड इन द सेंस वो तो सिर्फ स्कैन कर रहा है ना, मतलब ये जो भी आपके पास है एक्सप्रेशन जो भी है लेफ्ट राइट तो स्कैन कर रहा है। स्कैन करते करते इसको पहले 1 नजर आया, इसने बोला अच्छा ठीक है जी, और नजर आया, इसने बोला अच्छा ठीक है जी। अब जैसे ठीक है क्या इसने बोल दिया, और नजर आ गया, 1 पहले नजर आया था, इसने बोला ठीक है जी, और नजर आया, और नजर आते ही बोलेगा बाकी आगे मेरे को देखने की जरूरत नहीं है, इन सबको मारो गोली, आंसर हमारा 1 आएगा, ऐसे बोलता है कंपाइलर। और इसी चीज को हमने क्या नाम दे रहे हैं जी, शॉर्ट सर्किटिंग। समझ आ गया शॉर्ट सर्किटिंग क्या है? शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब, शॉर्ट सर्किट कैसे होता है भाई, एक जानते हो सब, तो मेरे से क्या बुलवा रहे हो, ठीक है, तो वही चीज है ये सब, आई थिंक क्लियर होगा सबको। ऐसे ही ये देखो, जब अब यहाँ पे 0 है, 0 एंड 1 और 0 एंड 1 और 5, कुछ मर्जी घुसा दो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। 0 देख लिया, कंपाइलर बोला अच्छा ठीक है जी, एंड देखते ही बोलेगा नहीं जी, बस यहीं पे बात खत्म करो। एंड में एक इनपुट 0 फिक्स हो गया ना, तो बाकियों को देखना ही नहीं है, चुपचाप से आंसर क्या बोल के आओगे आप, 0। क्लियर हो गया एकदम? ठीक है जी, चलो इसको अगर आपको मन करा तो आप थोड़ा थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हो, डायग्रामेटिकली मैंने समझाया आपको। चलो भाई आओ आओ वापस पीछे। हाँ जी, तो अब आप समझ चुके हो 0 एंड समथिंग हमने किया था, तो कुछ देखना ही नहीं है, एक 0 नजर आ गया ना, एंड के आगे क्या है क्या नहीं है मारो गोली, हमारे पास सीधा सीधा आंसर क्या निकल के आएगा, इसका 0, मतलब शॉर्ट सर्किटिंग। क्लियर? ठीक है जी, अब आगे बढ़ो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मैं सॉल्व कराता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलना भाई यहाँ पे, है ना। तो अब देखो, अब आपके मन में आएगा कि वही बात है, आप पहले तो मेरे को बोलोगे कि सर ये क्वेश्चन बकवास है। क्यों बकवास है? आपने प्रेसिडेंस नहीं समझाई। पहले सर हमारे को प्रेसिडेंस समझाओ फिर हम सॉल्व करेंगे, तुक्के नहीं लगाने में, बार बार समझाता हूँ आपको। तो प्रेसिडेंस अब समझ लो, देखो क्या है प्रेसिडेंस चार्ट में अब तक आपको पूरा बना करके दे देता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था भाई, यूनिट सॉल्व होते हैं, तो अब तक हमारे पास एक ही यूनिट रिपीट रहा है, एक्सक्लेमेशन, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा। एक्सक्लेमेशन के बाद सोलोगे जी ये मल्टीप्लाई, डिवाइड और परसेंटेज, अर्थमेटिक वाले। उसके बाद आएगा जी प्लस और माइनस, मतलब यहाँ पे अर्थमेटिक खत्म। अर्थमेटिक के बाद आता है जी हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल में कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और फिर डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये इसके नीचे थे। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में सबसे पहले कौन सा आएगा जी, एंड, उसके बाद कौन सा आएगा जी, और लास्ट में सब कुछ होने के बाद हम वैल्यू असाइन करते हैं, तो इसलिए असाइनमेंट ऑपरेटर एकदम लास्ट में आएगा। तो ये अब तक का प्रेसिडेंस चार्ट आपके पास रेडी है, ठीक है जी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है, सबसे पहले एक्सक्लेमेशन, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड सो ऑन। हो गया क्लियर? इसको नोट डाउन कर लेना। अब तक का प्रेसिडेंस चार्ट बन चुका है हमारे पास, ठीक है जी। अब शुरू हो जाओ फटाफट, अब वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालना तो हमारे लिए बड़ा आसान काम है, हम शुरू हो जाएंगे फटाफट। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करना है भाई, एक्सप्रेशन में क्या ढूंढेंगे, एक्सक्लेमेशन। सबसे पहले एक नजर आ रहा है ना एक्सक्लेमेशन, पहले इसको सॉल्व करना। तो चलो फटाफट लिखते जाता हूं, ठीक है। 2 + 3 × 5 ग्रेटर देन, नॉट 4 पहले कर लेना। नॉट 4 क्या होगा भाई, नॉट ट्रू मतलब 0, 4 एनी नॉन जीरो वैल्यू केस इज ट्रू, तो नॉट ट्रू इज फॉल्स। हाँ जी, तो फॉल्स मतलब 0। तो 2 + 3 × 5 ग्रेटर देन 0, डबल इक्वल टू 3, और 5 एंड 6। इतना समझ आया? अब आगे चलाओ भाई, है ना। अब मल्टीप्लीकेशन नजर आ रहा है ना, तो मल्टीप्लीकेशन करना। 2 + 15 ग्रेटर देन 0, डबल इज इक्वल टू 3, और 5 एंड 6। अब यहां शुरू हो जाओ भाई। अब क्या नजर आ रहा है आपको,
अब देखो, अब अर्थमेटिक है ये, 2 + 5 15 पहले होगा, तो 17 ग्रेटर देन 0 डबल इज इक्वल टू 3 और 5 एंड 6। ठीक है जी। अच्छा जी, अब देखो आगे 17 ग्रेटर देन 0, यस दिस इज ट्रू, तो आंसर विल बी व्हाट 1, क्योंकि ये क्यों पहले सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको समझाया भाई, देखो रिलेशनल पहले लॉजिकल बाद में है। हाँ जी, तो 1 आ गया, तो 1 इज इक्वल टू 3 और 5 एंड 6। ठीक है, और वही बात था भाई, ग्रेटर देन भी था और डबल इक्वल टू भी था, तो पहले में ग्रेटर देन करना है, बाद में डबल इक्वल टू करते हैं, क्योंकि डबल इक्वल टू की प्रेजेंस कम है, ग्रेटर देन की ज्यादा है। ठीक है जी, तो 1 इक्वल टू 3, क्या दोनों बराबर है? नहीं, तो क्या आएगा भाई 0, तो 0 और 5 एंड 6। आप देखो प्लीज ध्यान रखना भाई, अगर यहीं पे कुछ नॉन जीरो वैल्यू आ जाती, 1 2 3 5 कुछ भी आ जाता, या माइनस में कुछ आ जाता, शॉर्ट सर्किटिंग लगा करके सीधा बोल देता आंसर बनाएगा, लेकिन अभी ये 0 आया है, तो 0 आया तो फिर आगे जाकर के मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो आप देखो अब यहाँ पे प्रेजेंस लगेगी, तो और से पहले एंड होता है, तो एंड करो पहले, तो 0 और 5 एंड 6 विल बी व्हाट, 5 एंड 6 विल बी 1। वाई 1? क्योंकि ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ट्रू एंड ट्रू इज ट्रू, तो 0 और 1, 0 और 1 आंसर विल बी व्हाट 1, तो आंसर इज 1। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई, इस एक्सप्रेशन का आंसर 1 आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल मैंने दिखाया है। अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो भाई देखो, चलो मैं अलग पेन से फटाफट दिखा देता हूँ। पहले मैंने नॉट 4 को सॉल्व किया और इसकी वैल्यू मैंने 0 उठा करके भर दी, उसके बाद फिर मैंने 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 सॉल्व किया और 15 भर दिया, उसके बाद फिर मैंने 2 + 15 17 भर दिया, फिर मैंने 17 ग्रेटर देन 0 ट्रू, दिस इज ट्रू, तो इसलिए 1 भर दिया, फिर मैंने 1 इज इक्वल टू 3 दैट इज 0 भर दिया, फिर मैंने 5 एम्परसेंड 6 आंसर 1 भर दिया, तो 0 और 1 इसको सॉल्व करके आंसर 1 निकाल दिया। क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको। ठीक है जी, चलो अब आप कर सकते हो इन सब चीजों को नोट डाउन, मैंने बहुत कोशिश कराए हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। चलो यहाँ तक कर लो भाई, है ना, यहाँ तक कर लो, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हो जाओ फटाफट, यहाँ से शुरू होकर के ये सब चीजें देख लो, नोट डाउन कर लो अपने हिसाब से। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद फिर ये बचाओ पाठ कर, ठीक है, और अगर अगली स्लाइड में आपको कुछ लग रहा है नोट डाउन करने का तो वो भी देख लो भाई, है ना, जो ठीक लग रहा है अपने हिसाब से नोट डाउन कर लो। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ये जो 4 ऑपरेटर थे ये कंप्लीट हो चुके हैं, लॉजिकल तक मैंने आज की क्लास में करा दिया है, तो अगली क्लास में हम लोग इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड सो वो सब देखेंगे। ठीक है, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।